Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the review 3 and review exercise. Part A is consisted on oral communication skills, which is related to speaking skill, and here is the activity. Make pairs of students and ask them to have a discussion on each day. ठीक है, यानी स्टूडेंट्स का यानी आप ग्रुप बनाएंगे, पेयर्स जोड़ों में उन्हें तकसीम करेंगे और उन्हें कहेंगे कि ईद डे पे डिस्कशन करें. ठीक है, तो यू कैन डिस्कस द टॉपिक ईद डे. देयर आर टू मैनी क्लूज रिलेटेड टू ईद डे. फॉर एग्जांपल, how you prepare on Eid day, and what is the meaning of Eid day, what is the meaning of Eid, and how you celebrate your Eid, and how you spend your Eid day, the whole Eid day, and you discuss in this way, and this is your activity, and you practice them with your friends and your family members. Okay, next part है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा, रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में ये होता है कि आपकी जो आपने लेसन्स यानी गेट थ्रू कर लिया है आपने उनको, तो उनकी आपकी एक तरह से वैल्यूएशन हो जाती है और एक तरह से असेसमेंट हो जाती है. ठीक है, तो ये लेसन्स आप पहले रीड कर चुके हैं और ये जो कंसेप्ट्स हैं, सिमिलीज, ये मेटाफर, सिमिलीज, पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, इलिट्रेशन, ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं ये आप कर चुके हैं. तो ये एक तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल एक तरह से आपकी असेसमेंट होगी. ठीक है, तो आपने ये फाइंड करना है. नंबर 1 है ही इज़ ब्रेव एज अ लाइन. अच्छा, सिमिली के लिए क्या होता है कि जब हमें सिमिली का तब पता चलता है जब हम एज और लाइक यूज़ करते हैं उसको तशबीह देने के लिए. इसका मतलब तशबीह होता है उर्दू में, और किसी के साथ कंपैरिजन करते हुए इन दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो और उसमें हम एज और लाइक वर्ड चूज़ करें तो वो सिमिली होता है. ठीक है, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन. ठीक है, एज ब्रेव एज अ लाइन यानी वो इतना बहादुर है जितना कि शेर. तो ये सिमिली है, यानी यहाँ पे एज का वर्ड चूज़ हुआ है. अच्छा, नंबर 2 है हर हेयर वॉज एज डार्क एज नाइट. ठीक है, यानी उसके बाल इतने यानी काले हैं, स्याह हैं जैसे कि रात. ठीक है, तो यहाँ पे भी एज जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिमिली है. नंबर 3 है द कुकीज़ बेग मी टू ईट दैम, यानी बिस्किट मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें खाया जाए. ठीक है, तो ये एक ह्यूमन ट्रेट की बात हो रही है. ह्यूमन ट्रेट का मतलब होता है इंसानी वस्फ, इंसानी खूबी. ठीक है, तो जब कोई ऐसी अनह्यूमन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव द ह्यूमन ट्रेट्स, अगर वो इंसानी और साफ रखते हुए वो यानी उनकी कन्वर्सेशन हो तो वो पर्सनिफिकेशन होती है. तो ये जो है ये बिस्किट कभी दरख्वास्त कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक इमेजनरी एक यानी इमेजिन किया हुआ है, तो ये एक पर्सनिफिकेशन है. ठीक है. अच्छा, नंबर 4 है डूइंग होमवर्क इज़ लाइक डूइंग कोर्स बोलते हैं किसी टास्क, ड्यूटी को या किसी जॉब को. ठीक है, यानी होमवर्क करना बिल्कुल जॉब के जैसा है, बिल्कुल काम के जैसा है. ठीक है, इज़ लाइक जब भी इस्तेमाल होगा लाइक और एज वो सिमिली होगा. ठीक है, तो ये सिमिली है. नंबर 5 है माई टी वॉज लाइक हॉट लावा. ठीक है, मेरी जो चाय है वो एक गर्म लावे की तरह थी. ठीक है, तो यहाँ पे लाइक है, लाइक हॉट लावा, तो लाइक को यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है. लाइक से वर्ड लाइक चूज़ करते हुए हमने कंपेयर किया है दो चीज़ों को, तो ये सिमिली है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है आई एम अ रॉक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यानी मैं चट्टान हूँ मजबूत और सख्त.
इनमें मजबूत और सख्त चट्टान हो। यानी जब कंपेयर करना दूसरी चीज़ के साथ, लेकिन और एज या लाइक जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ किए बगैर दूसरी चीज़ के साथ अपने आप को कंपेयर करना, उसको हम मेटाफर बोलते हैं, और मेटाफर को उर्दू में इस्तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं हुए, लेकिन कंपैरिजन किया गया है दूसरी चीज़ के साथ, रॉक के साथ, तो ये रॉक चट्टान को बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफर है, इशारा है। ठीक है, यानी मेटाफर में एज और लाइक को वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते, और सिमिली में एज और लाइक वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, और होता दोनों में कंपैरिजन है। ठीक है, लेकिन सिमिली में एज और लाइक वर्ड यूज़ होता है, और मेटाफर में एज और लाइक वर्ड यूज़ किए बगैर कंपैरिजन होता है। अच्छा, नंबर 7 है द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो ये भी मेटाफर है, यानी इसमें कंपैरिजन किया गया है, लेकिन एज और लाइक वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं किए गए। नंबर 8 है एक्सपीरियंस इज़ लाइक अ टीचर, यानी तजर्बा जो है वो एक उस्ताद की तरह है। तो लाइक अ टीचर, जो लाइक है वो सिमिली में यूज़ होता है, तो ये सिमिली है। अच्छा, शी इज़ अ कुकू, कुकू एक परिंदे का नाम है, कोयल बोलते हैं उसको, ये मेटाफर है, यानी वो एक कोयल है। ठीक है, तो ये उस कोयल के साथ, कुकू के साथ तशबीह दी गई है उसे, तो ये मेटाफर है। ठीक है, यानी एज और लाइक का वर्ड चूज़ नहीं किया गया। अच्छा, नंबर 10 है द विंड वाज मॉर्निंग, यानी हवा करा रही थी, रो रही थी, एंड फ्लावर्स वर टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग का मतलब होता है उछलना, लहराना, हरकत करना। ठीक है, एंड फ्लावर्स वर टॉसिंग देयर हेड्स, और फूल अपने सर लहरा रहे थे या हरकत दे रहे थे, अपने सरों को हरकत दे रहे थे। ठीक है, यानी हवा करा रही थी, हवा चल रही थी, और दरख्त जो हैं वो अपने सरों को या फूल जो हैं वो अपने सरों को हिला रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंसानी जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं वो उनका यूज़ हुआ है, यानी फूल जो हैं वो ना तो विंड करा सकती है ना रो सकती है। ठीक है, तो ये एक इंसानी वस्फ को बयान किया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट है सोल्जर्स वर लाइक लाइन्स इन द फाइट, यानी लड़ाई में जो फौजी जवान थे वो शेरों की तरह थे। ठीक है, उन्होंने शेरों की तरह लड़ाई की, तो ये सिमिली है। लाइक का वर्ड चूज़ हुआ है, तो ये सिमिली है। नंबर 12 है द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, यानी सूरज बादलों के साथ आँख मिचौली खेल रहा है। तो लाइक इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अच्छा, इसमें यानी पर्सनिफिकेशन की गई है, यानी इंसान जो ह्यूमन है वही गेम प्ले करते हैं ना, तो यहाँ पे सन को इंसान के जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं वो उसमें बात हो रही है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ईच स्टेटमेंट एज फैक्ट और ओपिनियन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको फैक्ट और ओपिनियन का रिवाइज कर लेते हैं। फैक्ट क्या था, जिसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बात होती है, फैक्ट्स की बात होती है, उसमें यानी हम ये बता सकते हैं कि ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, यानी फैक्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। और जो ओपिनियन है ये एक कह लें कि पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल थॉट्स होते हैं, और इसको हम ट्रू और फॉल्स जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 1 बैट्स आर नॉक्टर्नल। बैट्स आर नॉक्टर्नल मैमल्स कहते हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, उसको यानी अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवाते हैं, उसको मैमल्स बोलते हैं। और जो नॉक्टर्नल बोलते हैं रात का, यानी आमतौर पर रात को जो है वो चमगादड़, बैट्स चमगादड़ को बोलते हैं। चमगादड़ जो हैं वो रात को नज़र आती हैं, रात का एक परिंदा है, यानी रात को बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो बैट्स आर नॉक्टर्नल
मैमल्स, चमगादड़ रात की मैमल्स हैं, ये रात वाले परिंदों में शामिल हैं, उनका शुमार रात वाले मैमल्स में शुमार होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, तो इसको हमने फैक्ट पे टिक किया। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही बात है, ऑब्जर्वेशन पे और प्रूव शुदा बात है कि बैट्स जो हैं वो नॉकटर्नल मैमल्स हैं। अच्छा, नंबर 2 है आई थिंक इट विल रेन टुडे, यानी ख़ुद से किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना, तो ये एक ओपिनियन है, इसमें हम यानी ट्रू फॉल्स हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये ओनली पर्सनल थाट्स हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको प्रूव नहीं कर सकते। नंबर 3 है माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल एवर, मेरा स्कूल सब स्कूलों से बेहतरीन है, तो ये फैक्ट है, यानी इसको प्रूव किया जा सकता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फैक्ट है। नंबर 4 है स्नो इज़ वाइट, बर्फ़ सफ़ेद है, तो ये भी फैक्ट है, इसको प्रूव किया जा सकता है। नंबर 5 है रेनी डेज़ आर बोरिंग, यानी बरसात के दिन या बारिश के दिन उकता देने वाले होते हैं, बोरिंग करने वाले होते हैं, तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है, यानी पर्सनल थॉट्स हैं, तो इसके बारे में हम प्रूव नहीं कर सकते, तो ये ओपिनियन है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 6 रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, बारिश बादलों से गिरती है, या बादल जो हैं वो बारिश बरसाते हैं, तो ये फैक्ट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। नंबर 7 है अ प्लेन इज़ फास्टर देन अ कार, एक जहाज़ कार से ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये भी फैक्ट है, यानी इसको प्रूव किया जा सकता है। नंबर 8 वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, यानी सफ़ेद रंग जो है वो मेरा पसंदीदा रंग है, तो ये भी एक पर्सनल थॉट है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 9 ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, अच्छा ब्राज़ील जो है कंट्री का नेम है, लोकेटेड वाक़ है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका के बर आज़म में। ठीक है, ये जनूबी अमेरिका के बर आज़म में ब्राज़ील वाक़ है, तो ये भी एक फैक्ट है, इसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए फैक्ट पे टिक लगाया। अच्छा, नंबर 10 है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी फैक्ट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और ये इसमें फैक्ट पे हमने टिक लगाया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है, लेट्स टू राइट नाउ। यस, दिस इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी एंड here is the पैराग्राफ। अच्छा, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वही कंप्रीहेंशन रीडिंग हो गई कि इसमें हम कोई भी पैराग्राफ रीड करते हैं और फिर उसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी रीडिंग स्किल जो है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, यानी इसे रीडिंग की जो है कंप्रीहेंशन हो रही है, समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये पैराग्राफ रीड करते हैं। नेपाल इज़ अ माउंटेनियस, नेपाल कंट्री का नेम है, इज़ अ माउंटेनियस, पहाड़ी मुल्क, यानी माउंटेनियस पहाड़ से रिलेटेड। ठीक है, पहाड़ से मुतल्लिक। लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया, अच्छा लैंडलॉक्ड किसे बोलते हैं, यानी लैंडलॉक्ड जिसमें यानी ज़्यादातर जो है वो क्या लें कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ। ठीक है, दैट डज़ नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू एन ओशन, यानी जिसका डायरेक्ट जो है लिंक ओशन से ना हो, यानी समंदर से कोई वास्ता ना हो, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। ठीक है, इन चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ। लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया, जनूबी अमेरिका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहाड़ी लैंड लॉक्ड चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ मुल्क है। इट्स कैपिटल इज़ काठमांडू, इसका दारुल हुकूमत काठमांडू है।
इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक़ है, इन द लैप ऑफ द हिमालयाज़। लैप का मतलब होता है गोद, तो यहाँ पे हम सेंटेंस वाइज करेंगे, ये हिमालय के वस्त में वाक़ है, ठीक है, वस्त कहेंगे, हिमालय के वस्त में वाक़ है। इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये इंडिया और चाइना के दरमियान वाक़ है। नेपाल इज़ अ स्मॉल, नेपाल एक छोटा बट वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है। इट इज़ अबाउट 500 माइल्स लॉन्ग एंड 100 माइल्स वाइड, ये तकरीबन 500 मील लंबा और 100 मील चौड़ा है। नेपाल हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन ऑफ 29 मिलियन, यानी नेपाल का मुल्क जो है वो 1,47,181 मुरबा किलोमीटर और तकरीबन आबादी 29 मिलियन, यानी 29 मिलियन की आबादी के साथ एक इलाका है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी, माउंट एवरेस्ट इज़ आल्सो सिचुएटेड इन दिस कंट्री, इज़ आल्सो सिचुएटेड भी वाक़, माउंट एवरेस्ट भी वाक़ है इन दिस कंट्री, इस मुल्क में, यानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी इस मुल्क में वाक़ है। नेपाल इज़ रिच इन नेचर, नेपाल नेचर में ज़रख़ेज़ है, यानी कुदरती मनाज़र में ज़रख़ेज़ है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जोग्राफिकल रीजन्स, इसे जोग्राफियाई 3 जोग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। द हिमालयाज़ आर कवर्ड विद स्नो, यानी हिमालय जो उसका सिलसिला है, हिमालय पहाड़ों का जो सिलसिला है वो बर्फ़ से ढका रहता है। देयर आर हिल्स एंड नैरो विलेजेस, यहाँ पे पहाड़ियाँ और छोटे छोटे गांव हैं। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के वस्ती हिस्से में, मुल्क के वस्ती हिस्से में पहाड़ियाँ और छोटे छोटे गांव हैं। फेमस वैली लाइक काठमांडू एंड बुखारा लाई इन दिस पार्ट, यानी जो मशहूर वादियाँ हैं जैसे काठमांडू और बुखारा, वो इस हिस्से में वाक़ हैं। अच्छा, देयर आर प्लेन्स इन द साउदर्न पार्ट, जनूबी हिस्से में मैदान है, विच इज़ कॉल्ड द टेराई रीजन, जो कि टेराई रीजन या टेराई का इलाका कहलाते हैं। द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज़ फर्टाइल, यानी इस इलाके की मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ है। पीपल आर मेनली फार्मर्स, बुनियादी तौर पर यहाँ के लोग किसान हैं। दे प्रोड्यूस राइस, वीट, मेज़ एंड फ्रूट्स, वो चावल, गंदम, मकई और फल पैदा करते हैं, यानी फल उगाते हैं। दिस रीजन इज़ नॉन, इस इलाके को जाना जाता है एज द ग्रीन बेल्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के ग्रीन बेल्ट के तौर पर इस इलाके को जाना जाता है। यानी ग्रीन बेल्ट वो हिस्सा होता है मुल्क का जिसको यानी सब्ज़ पट्टी उसको उर्दू में हम कहेंगे, और ये वो हिस्सा होता है जिस पे हुकूमत ने कानून बनाया होता है कि ये ग्रीन बेल्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना कोई घर बना सकेगा और ना कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगा सकेगा, ठीक है। यानी वो ग्रीन बेल्ट है तो उसके ऊपर यानी ग्रीनरी लगा सकते हैं आप, प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो इट इज़ वेरी हॉट, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स, ये गर्मियों में बहुत गर्म होता है, यानी नेपाल मुल्क की बात हो रही है, ये गर्मियों में बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है यहाँ पे। द हिमालयाज़ आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, और जो हिमालयाज़ यानी जो हिमालय के पहाड़ हैं वो वहाँ पे सर्दियों में बहुत शदीद ठंड होती है। द कंट्री टुडे, आज का मुल्क, इज़ प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज का जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनतकारी के तौर पर, यानी सनती बहाली के तौर पर या सनती तरक्की के तौर पर वो जो मुल्क है नेपाल वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। ये हमने रीड आउट कर लिया पैराग्राफ, और अब हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं कि हमें कितनी को नो हाउ हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ नेपाल सिचुएटेड, कि नेपाल कहाँ वाक़ है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन चाइना एंड इंडिया,
बिटवीन चाइना एंड जापान, बिटवीन रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। क्योंकि आप ने पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि चाइना और इंडिया के दरमियान ये मुल्क वाक़ है। अच्छा, नंबर 2 है वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल। तो हम कह सकते हैं कि ये नेपाल में वाक़ है। ठीक है, क्योंकि हमने ये रीड किया था तो हमें पता चला कि नेपाल जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में वाक़ है। अच्छा, नेक्स्ट है विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का दारुल हुकूमत कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दी हुई हैं, पोखरा, काठमांडू, दिल्ली, जकार्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ में रीडिंग के थ्रू हमने जाना था कि इसका जो कैपिटल है वो काठमांडू है। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 है व्हाट आर द प्लेन्स इन द साउदर्न पार्ट कॉल्ड। यानी जनूबी हिस्से के जो मैदान है या मैदानी इलाका है वो क्या कहलाता है? टेराइड रीजन, बर्जाई रीजन, हवाई रीजन एंड पेराई रीजन। तो हमने रीड आउट किया था कि जो टेराइड रीजन है वो साउदर्न पार्ट है। ठीक है, जनूबी हिस्सा है, जनूबी हिस्से के मैदान हैं। अच्छा, नंबर 5 है इनटू हाउ मैनी रीजन्स कैन नेपाल बी डिवाइडेड। यानी नेपाल को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 2, 4, 3, 5। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 रीजन्स, जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, यानी हमने ये पैराग्राफ में हमने ये जाना था कि नेपाल को 3 जोग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो ये हमारा क्रिटिकल एंड रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह वी विल डू द वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट yesterday, tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and remember to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remembers me in your prayers and stay blessed always. Be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here we will do the vocabulary and grammar, which is the part of review 3. And here's the activity. Choose the correct near homophone for each sentence. यानी हमने हर सेंटेंस के लिए होमोफोन्स को जो करेक्ट होगा उसको चूज़ करना है। होमोफोन जैसे कि आप जानते हैं प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 पे है देयर वर डैश कैट्स ऑन द वॉल। ऑप्शंस हैं TO2, TWO2। ठीक है, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है और TO2 का मतलब होता है को और TWO2 नंबर 2। ठीक है, यानी 2 जो नंबर 2 है उसको बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा देयर वर 2 कैट्स ऑन द वॉल, यानी नंबर वाला 2 आएगा। देयर वर 2 कैट्स ऑन द वॉल। अच्छा, नंबर 2 है द डैश वाज लुकिंग फॉर फूड। ऑप्शन है BARE बेयर, बेयर का मतलब होता है बंजर, वेरान, और BEAR बेयर रीच। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द बेयर वाज लुकिंग फॉर फूड, यानी रीच खुराक की तलाश में था। ठीक है, खाना तलाश कर रहा था। नंबर 3 है आई वेंट टू डैश माई फ्रेंड। सी। ऑप्शंस एक SEAC समंदर को बोलते हैं, SEEC देखना। आई वेंट टू सी माई फ्रेंड्स। आई वेंट टू सी माई फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड को मिलने गया। ठीक है, सी यू सोन,
बोलते हैं सी माई फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड को मिलने गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दे पुट देयर बैग्स अवे। अच्छा, यहाँ पे देयर कौन सा आएगा, THEIR या THERE। देयर का मतलब होता है उनका, अपना, देयर वहाँ। ठीक है। दे पुट देयर बैग अवे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बैग रखे, ये दूर रखे। तो देयर ये उसका पोजेसिव केस है दे का, तो हम बोल कहेंगे THEIR, दे पुट देयर बैग्स अवे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द डैश शोन ऑल डे लॉन्ग। SON सन बेटा, SUN सन सूरज। अच्छा, द सन शॉन ऑल डे लॉन्ग यानी तमाम दिन सूरज चमका। SHON शॉन, शाइन, शॉन, शॉन। ठीक है, चमका। नेक्स्ट है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हमने राइट करना है। अच्छा, इसके जो बेस वर्ड है, जो पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट नंबर पे वाइस। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे कि आपको पता है ER और EST लगाते हैं, तो यहाँ पे E पहले से मौजूद है, WISC, तो यहाँ पे हम सिर्फ R लगाएंगे और ST लगाएंगे। ठीक है। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। नंबर 2 है यंग। यंग की कंपैरेटिव डिग्री होगी यंगर और सुपरलेटिव डिग्री होगी यंगेस्ट। नंबर 3 है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। नंबर 4 ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर मीनिंग में साथ साथ बताती जाऊँ तो वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, यंग नौजवान, छोटा, ओल्ड बूढ़ा, बड़ा, ड्राई खुश्क करना, ड्रायर, ड्राइएस्ट। यानी ड्रायर दो के दरमियान मुकाबलतन खुश्क और ड्राइएस्ट सबसे ज़्यादा खुश्क। ठीक है। अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, अगलियर, अगलीस्ट। ठीक है, यानी वाई को हटा के आई लगाएंगे और ER का इजाफा करेंगे। अगलियर और अगलीस्ट में वाई की जगह आई और EST। ठीक है, अगलीस्ट सबसे बुरा। अच्छा, यूज़फुल, यूज़फुल में जैसे कि आप देखते हैं 2 सिलेबल वर्ड है यूज़फुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, यानी मोर और मोस्ट का वहाँ पे यूज़ करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड हों, तो वहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल यानी मुफीद। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मुश्किल। अच्छा, ये भी डिफ़िकल्ट। ठीक है, 3 सिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ भी हम मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक है, यानी मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हमने फॉर्म की हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में क्या एक्टिविटी है, कंप्लीट ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अच्छा, एनालॉजी को अगर हम रिवाइज करें तो जैसा कि आपको याद होगा, एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबिहत। ठीक है, यानी 2 चीज़ों के दरमियान कोई ताल्लुक़, कोई मुशाबिहत बयान करना। ठीक है, अब इन वर्ड्स बैंक को यूज़ करते हुए, वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए आप इन वर्ड को यूज़ करोगे किसी भी वर्ड के साथ जो है उसकी एनालॉजी बयान करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है वेपन। वेपन हथियार को बोलते हैं। वाइट, सफ़ेद, प्राइड, फ़ख्र, गुरूर, या ग्रुप को भी बोलते हैं, लाइन के ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, पेंट, पेंट यानी कलर करना, पेंट करना। कैरेट्स, गाजरें। ड्राई, खुश्क करना। ग्रे यानी खाकस्ती कलर, खाकस्ती रंग। और काफ बछड़े को बोलते हैं। ठीक है, यानी जो गाय का बेबी है उसको काफ बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 1, अ ब्रूम इज़ टू स्वीप एज अ पेंट ब्रश इज़ टू पेंट। ठीक है, यानी जैसे कि
झाड़ू ब्रूम, झाड़ू का ताल्लुक सफाई से है, ऐसे ही पेंट ब्रश का ताल्लुक पेंट से है। ठीक है। नंबर 2 है अ माउंटेन इज़ टू टॉल एज अ डेजर्ट इज़ टू ड्राई, यानी जैसे पहाड़ एक ऊंचा होता है, लंबा होता है, ऊंचा होता है, टाल ऊंचा होता है, एज अ डेजर्ट इज़ टू ड्राई, ऐसे ही सहरा खुश्क होता है। ठीक है। नंबर 3 अ बाउल इज़ टू डिश, यानी बाउल जो है वो एक बर्तनों से ताल्लुक़ रखता है। एज सॉर्ड इज़ टू अ वेपन, इसी तरह जैसे कि तलवार हथियारों से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। बाउल का ताल्लुक़ बर्तन से है और तलवार का ताल्लुक़ हथियार से है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 4 अ शीप इज़ टू लैम एज अ काउ इज़ टू काफ, यानी भेड़ का ताल्लुक़ जिस तरह भेड़ लैम से ताल्लुक़ रखती है, यानी लैम भेड़ के बच्चे को बोलते हैं। एज अ काउ इज़ टू काफ, इसी तरह गाय का ताल्लुक़ बछड़े से है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अ लेमन इज़ टू येलो, एक लेमन यानी कि येलो कलर का होता है, जिस तरह येलो कलर से उसकी मुशाबियत है। एज स्नो इज़ टू वाइट, इसी तरह स्नो की यानी बर्फ़बारी की वाइट कलर से है। ठीक है। नंबर 6 अ फ्लेमिंगो इज़ टू पिंक, यानी फ्लेमिंगो पिंक है। एज अ राइनो इज़ टू ग्रे, इसी तरह राइनो खकस्ती कलर का होता है, यानी दरियाई घोड़ा खकस्ती कलर का होता है। अच्छा, साल्ट इज़ टू पेपर, यानी नमक जो है वो जिस तरह नमक का काली मिर्च के साथ ताल्लुक़ है। एज पीस आर टू कैरेट्स, इसी तरह जो मटर हैं, वेजिटेबल्स मटर हैं, उनका गाजरों के साथ है, गाजर के साथ ताल्लुक़ है। कैरेट्स गाजर को बोलते हैं। अच्छा, अ फिश इज़ टू शॉल एज अ लाइन इज़ टू प्राइड, यानी जिस तरह शॉल बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ फिश, या इसका ये भी मतलब होता है यानी हम्बल, बहुत कम गहरा, यानी कम गहरा और तंगो तारीक, उसके मीनिंग में आएगा। अ फिश इज़ टू शॉल, जिस तरह एक फ़िश के ग्रुप से ताल्लुक़ होता है। एज लाइन इज़ टू प्राइड, प्राइड का मतलब होता है फ़ख्र, गुरूर, और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इसका मतलब होता है यानी फ़िश का ताल्लुक़ फ़िश के ग्रोह से है, इसी तरह लाइन का ताल्लुक़ शेर का ताल्लुक़ शेर के ग्रोह से है। ठीक है, ग्रुप से है। तो ये एनालॉजी कंप्लीट हो गई हमारी, और आज हमारा राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट जो है, ग्रामर पार्ट रिव्यू 3 हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट lesson in the next video, and if you have learned something useful from this video, please like, comment, share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and remember to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.